जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। बात करेंगे आजकल पाकिस्तान में एक लफ्ज़ बहुत सुनने में आ रहा है जिसको कहते हैं डिजिटल करेंसी, बिटकॉइन और क्रिप्टो। ये आपने ज़रूर सुना होगा और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल हो चुका है जहां क्रिप्टो का इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है और करोड़ों पाकिस्तान किसी न किसी शक्ल में इससे जुड़े हुए हैं। अब हुकूमत भी इस मामले को नज़रअंदाज करने के बजाय इस रेगुलेट करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान वर्चुअल रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब के मुताबिक क्रिप्टो माइनिंग चंद हफ्तों में शुरू हो सकती है जिसके ज़रिए डॉलर्स कमाए जा सकते हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बाइनेंस के साथ मुफाहमती याददाश्त पर भी साइन कर दिए हैं, जो इस बात की अलामत है कि डिजिटल मईशत की तरफ एक सीरियस कदम जो है वो लिया जा रहा है हुकूमत की जानिब से। इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवाऊंगी आपसे। हमारे साथ हैं हारून अली, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट। इनसे मिलते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। हारून साहब, सारी जो डेवलपमेंट इसको आप कैसे देख रहे हैं और आम आदमी के लिए इसमें क्या है, या फिर मैंने आपसे पूछा था कि क्या एलीट क्लास के लिए ये एक गेम बनकर रह जाएगा? अच्छा, इसमें एलीट क्लास का नहीं है। एक्चुअली सारा एलिमेंट जो है वो टेक्नोलॉजी का है। हमारी ये जो जेनजी है, जनरेशन जो जी है, इसकी पैदाइश 2000 के बाद है। ये बहुत ज़्यादा टैक्स सेवी है। जहाँ तक बात कीजिए पुराने यानी कि उससे पहले की पैदाइश के लोग, उनको ये चीज़ बहुत जल्दी समझ नहीं आई। इसलिए पाकिस्तान में आप देखें कि तकरीबन कोई 3 से 4 करोड़ अफराद जो इसमें काम करें क्रिप्टो करेंसी में, मेजोरिटी आर फ्रॉम जेनजी, यानी कि 70-80% तो उन्हीं का रेशियो है। तो जी। इसमें ये देखा जाता है कि इसमें आसानियाँ कितनी ज़्यादा है। इस आसानी की वजह से पाकिस्तान में, जबकि बहुत ज़्यादा इसमें पाबंदियाँ थी, सैंक्शन थी, सब कुछ अपनी जगह, किसी ने पढ़ाया नहीं, किसी ने आपको समझाया नहीं। लेकिन सबको एक नज़र आया कि एक ऐसा नया स्पेक्ट्रम खुला है इस मार्केट के अंदर, जहाँ आप इंटरनेट से कनेक्ट होकर अपने मोबाइल फोन पे, अपने कंप्यूटर पे बैठ के आप घर बैठ के पैसे कमा सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं और आप सॉफ्टवेयर डेवलप भी कर सकते हैं। जी। अच्छा हारून साहब, ये बताइए कि क्रिप्टो करेंसी असल में है क्या? या आम आदमी को मिसाल से आप कैसे समझाएंगे, किस तरह समझना चाहिए कि बिटकॉइन, इथेरियम और डिजिटल करेंसी जो है, इसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? 2009 में इसका आगाज़ हुआ था। सतोशी नाकामोटो एक साहब थे, उन्होंने कोडिंग डिज़ाइन की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जो बैंकिंग निज़ाम है, जो सेंट्रलाइज़ सिस्टम है, इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। उसमें थर्ड पार्टी का रोल ख़त्म कर दिया और उसने ये कहा कि जब 2 लोग आपस में एक-दूसरे को ट्रांज़ैक्शन करेंगे, तो उसमें थर्ड पार्टी का रोल नहीं होगा, कोई सेंट्रलाइज़ सिस्टम नहीं होगा। जी। उसके लिए आप लोग ही, यानी कि वो मशीनें ही उसको वैलिडेट करेंगी, उसको, और उसको एक ब्लॉक के अंदर ट्रांज़ैक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगी। नॉर्मली सेंट्रलाइज़ सिस्टम में डेबिट क्रेडिट का अमल होता है एक ही लेजर के ऊपर, लेकिन यहाँ पर लेजर जो है वो बिल्कुल, आप समझ लें कि वो एक चेन का हिस्सा होती है, हर ब्लॉक के अंदर ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड होती है। तो इस तरह बिटकॉइन का आगाज़ हुआ, फिर 2015 के बाद से ज़्यादातर करेंसी मार्केट में आके इंटरनेट के ऊपर नज़र आई, जिनमें इथेरियम है, सोलाना है, रिपल है, स्टेबल कॉइन्स हैं। तो पाकिस्तान में ये देखा गया कि इनमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन इसकी थी कि उसमें लोग बैठ के पैसे बना भी रहे थे और घर बैठ के पैसे जो है थे वो कमा भी रहे थे। ये जी। चीज़ें जब एक-दूसरे को नज़र आई तो लोगों ने इस चीज़ पे बड़ा दिलचस्पी का मुज़ाहिरा किया और आप देखें 3 से 4 करोड़ के जो अवाम है पाकिस्तान, जिसका नंबर तीसरे पर आता है दुनिया में, वो इस पेशे से मुंसलिक हो गई है। तो उसको समझना जी। जो है इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप अपना जैसे अगर अभी कोई लोग ये देख रहे थे कि यहाँ पे रेगुलेशंस नहीं है पाकिस्तान में या इस पे कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन अब ये काम हो सकता है। अब आप बगैर किसी खौफ ख़तर के अपना जो है किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, जैसे बाइनेंस का है, जी। उसके ऊपर अपना अकाउंट साइन अप करके वहाँ पे कुछ केवाईसी होती है, जैसे अपना एनआईसी आपने जमा करा दिया उसका स्कैन करके, या पासपोर्ट आपने वहाँ पे जमा करा दिया अपना स्कैन करके, तो वो आपकी एक दफ़ा आपको वेरीफ़ाई कर लेता है। वेरीफ़ाई करने के बाद उसका अमल ये शुरू होता है कि फिर आपने पीकेआर वहाँ पे P2P से जाके आप यूएसडीटी खरीदें। आप उसको, हम क्रिप्टो का डॉलर कहते हैं, जो आपको इंटरनेट पे मिल जाता है, या आप किसी भी ऑफलाइन आप ब्रोकर से उसको आप खरीद सकते हैं। उसके बाद आप बहुत सारी लातादाद इसमें आपको क्रिप्टो करेंसी नज़र आएँगी, जिसमें बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, रिपल और लातादाद ऐसी क्रिप्टो करेंसीज़ हैं जो आप उसके ऊपर आप रिसर्च करके उसमें आप अपना यूएसडीटी, यानी कि आप अपना जो अमाउंट है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जी। मैंने $100 से जो है वो काम शुरू किया और मैंने उसको टोकन को ले लिया। अब वो टोकन मेरे पास मेरे एक्सचेंज के वॉलेट में आ जाएँगे। फिर मैंने देखा उसकी प्राइस जैसे-जैसे बढ़ना शुरू होगी, तो मेरा जो $100 का बैलेंस है वो 110, 120, 150, फिर दोबारा 140, वो करते-करते जितने अरसे मैं उसको रखूँगा अपने पास, उसके डॉलर, उसका जो अमाउंट होगा, पोर्टफोलियो होगा, उसका साइज़ बढ़ता चला जाएगा। एक वक़्त आएगा कि मैं $100 के ऊपर मैं जब $100 का बना लूँगा, यानी कि $200 का मेरा पोर्टफोलियो हो जाएगा, तो हुँ। मैं इसको वहीं जाके बेच भी सकता हूँ। बेचने के बाद फिर क्या होगा कि मैं इसको कुछ यूएसडीटी को मैं अपने पीकेआर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो ये बड़ा एक आसान सा प्रोसीजर है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। अवाम जो अभी तक इंतज़ार कर रही थी रेगुलेशंस का या उसको लीगल करार देने का, वो मसला हल हो चुका है।
घर बैठ के अब आप पैसे बना सकते हैं। यानी हम इस सोच से निकल जाएं कि ये गैर कानूनी या नीम का कानूनी, या फिर ये कहना चाहिए कि इसको अब कानूनी कर ही दिया गया है। तो इसमें ये थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कि एनओसी और लाइसेंस में क्या फर्क है? एनओसी जो होता है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। देखिए ये चूंकि पाकिस्तान में 2017 से काम कर रही है, ये जो अपनी एक्सचेंजेस हैं, जी। जिनमें बाइनेंस है, एचटीएक्स है, बिटगेट है, बाइबिट है। अब इनको लाइसेंस देने का जो प्रोसीजर है वो बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है। हम्म। तो उसको आसान जबान में समझाने के लिए, उनको आसान करने के लिए, आवाम की बेहतरी के लिए उन्होंने एनओसी जारी किया। अच्छा, ये एनओसी सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया है, इसके अलावा आपके सिंगापुर है, इसके अलावा यूएई वगैरह में उनकी ये उनकी जो वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने ये उनको रेगुलेट करने के लिए, ताकि वो उनके रडार में आ जाएँ, ताकि जब कभी उनको कोई मसला हो तो वो उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके लिए एनओसी जारी किया है। लाइसेंस जो है वो बहुत कम कंट्रीज़ में लाइसेंस दिया जाता है, उसका पूरा एक लेंथी प्रोसीजर है। लाइसेंस का अगला फेज़ है। एनओसी का मतलब ये कि ऑलरेडी जनरल बिज़नेस यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे काम हो रहा है। इसको अभी फर्दर समझने के लिए, लाइसेंस देने के लिए उसमें लगेगा टाइम, तो उन्होंने इसको काम को जारी रखने के लिए जो एक आसान कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से, पीओआरए की तरफ से या पीसीसी की तरफ से, जी। तो वो उन्होंने आसान करने के लिए उसको एनओसी दे दिया कि अब आप बिला खौफ खतर फाइनेंस पे या एचटीएक्स पे या जो आने वाली कंपनी जिनका एनओसी जारी हो जाएगा, हम्म। आप उस पे काम कर सकते हैं। ये लाइसेंस का एक अगला फेज़ है। पहला फेज़ जो होता है वो एनओसी होता है। इसमें आवाम को जो है वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि एनओसी क्यों मिला, लाइसेंस क्यों नहीं मिला, तो लाइसेंस से उसका अगला अमल है। लेकिन आप एनओसी चूँकि मिल चुका है तो आप उसके साथ मुंसलिक होके आप उस पे काम कर सकते हैं। लेकिन उस एनओसी की बस 2 शराइतें हैं कि एक तो वो एएमएल पूरा करे, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, और दूसरा जो है वो सीएफटी, ताकि कोई ऐसी काउंटर उसको मतलब काउंट करे, यानी कि उसको उसको काउंटर करे किसी भी फाइनेंशियल जो टेररिस्ट इस तरह से आके इस वाले चैनल को यूज़ करता है। पहली जी। बात तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ब्लॉकचेन एक ऐसी चीज़ है जिस पर हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद होता है, तो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो इस तरह की एक्टिविटी को, क्रिमिनल एक्टिविटी को ब्लॉकचेन के ऊपर जो है वो लेकर आएँगे। जी। अच्छा, जब आपने इतना क्लियरली बताया है और ये भी बताया कि अब इसको जो है कानूनी तौर पे कर दिया जाएगा नाफिज, नई रेगुलेटरी अथॉरिटी बनने से क्या बदलेगा? या क्रिप्टो वाकई जल्दी अमीर बनने का जरिया है, या ये रिस्की है अभी भी? इसमें रिस्क का पहलू बिल्कुल है। अभी तो देखें, ये तो 2 तरह की यहाँ पे आपको ट्रेड नज़र आएँगी। एक होती है स्पॉट ट्रेड, एक होती है फ्यूचर ट्रेड। कुछ बल्कि ऐसे प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे फास्ट ट्रेडिंग भी होती है। फास्ट ट्रेडिंग जो होती है वो बहुत एडवांस होती है। उसके लिए आपको आपको अपने जो है दिमाग का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी होता है। इतना आसान काम नहीं है। मतलब आप जो है वो 2 दिन के अंदर भी आप मतलब 50 गुना, 100 गुना बना सकते हैं। बट इट्स वेरी, वेरी रिस्की, कि पता नहीं चलता वो प्रोजेक्ट कब स्कैम हो जाए, कब बंद हो जाए, कब किस तरीके से। तो मैं सुनने वालों को ये कहूँगा कि आप स्पॉट ट्रेड करें, वो आसान होती है। उसमें आपका ज़ीरो होने का चांस नहीं होता। फ्यूचर ट्रेड में आप ज़ीरो हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको फ़ौरन रियल टाइम पे आपकी परफ़ॉर्मेंस आती है, और ज़्यादातर हमारे स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर ट्रेड भी की जाती है, तो लोगों को पता है कि फ्यूचर ट्रेड से क्या नुकसान हो सकता है। तो सुनने वालों को चाहिए कि वो, देखने वालों को चाहिए कि वो स्पॉट ट्रेड पे जाएँ और करेंसी को अपने पास होल्ड करके रख लें, और एक लंबे अरसे के लिए 4, 6, 8 महीने के लिए उसको देखेंगे उसकी प्राइस में कितना फ़र्क आ गया। अगर आप घर बैठ के इस तरह पैसे बनाने लगें तो फिर आपको किसी और कारोबार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल बाकी जगहों पे मईशत का इतना अच्छा हाल नहीं है कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सके। एग्जैक्टली। मोहम्मद हारून साहब, क्या माइनिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास भारी सरमाया हो और महंगी मशीनरी हो? नहीं, भारी सरमाया, महँगी मशीन का ताल्लुक नहीं है, इसका डायरेक्ट ताल्लुक है इलेक्ट्रिसिटी से। पाकिस्तान में पिछले कुछ 6 महीने से नारा लगाया जा रहा है कि 2000 मेगावाट देंगे, लेकिन ज़्यादातर जो यहाँ पे वेंडर्स हैं, जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, वो ये देख रहे हैं कि अगर उनको 4 सेंट से ऊपर की बिजली मिलती है, जो बहुत ही मतलब तो फिर वो नहीं कर सकते ये काम, क्योंकि 4 सेंट से ऊपर उनको फिज़िबल नहीं पड़ता दुनिया भर में। देखिए, अगर मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे इथियोपिया कंट्री, मुझे मालूम नहीं चला, किसी की तरफ से ये पता चल गया कि इथियोपिया में इस वक़्त तकरीबन आप समझ लें कि 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पे 3000 से ज़्यादा मेगावाट बिजली दी जा रही है, जी। जहाँ जो माइनिंग फर्म्स है। तो कोई क्यों पाकिस्तान आएगा कि वो 5 सेंट, 6 सेंट या 8 सेंट के ऊपर बात करे? पाकिस्तान में ये देखा जाएगा कि आया है, फिज़िबल है 4 सेंट से नीचे, तो फिर पाकिस्तानी गवर्नमेंट देगी, अदरवाइज़ तो उस कंपनी को भी फिज़िबल नहीं है, क्योंकि 4 सेंट से ऊपर जो है, वो नुकसान में जाना शुरू हो जाता है। सबसे बड़ी जो कॉस्ट आती है माइनिंग की, वो बिजली की आती है, क्योंकि बिटकॉइन एक वाहिद ऐसी करेंसी है जो एनर्जी बैक प्रोटोकॉल, हम इसको एनर्जी बैक प्रोटोकॉल कहते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सेंट्रल बैंक की तरह या अपने रिज़र्व बैंक की तरह आपने नोट छापे और छाप के आपने मार्केट में निकाले और इन्फ्लेशन बढ़ गया। जी। आने वाले वक़्तों में आपको इससे जो है वो डिफ्लेशन नज़र आएगा, इन्फ्लेशन नज़र नहीं आएगा। जी। मोहम्मद हारून साहब, ये बताइए कि क्या इसे सोलर से नहीं कर सकते? अच्छा, सोलर या हाइड्रो, ये सारी चीज़ें जो ये रिन्यूएबल होती है, इनके लिए बैटरीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप पता है 24 घंटे तो आपको ये मुतवातिर बिजली नहीं दे सकता। हम्म। जहाँ तक बात है आपके, अगर किसी डायरेक्ट अगर ग्रिड स्टेशन से आ रही है, वहाँ पर आप लगा सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये बाकी जगहों पे फिर आप जब बैटरीज़ की बात करेंगे, फिर वो आपकी कॉस्ट आ जाएगी। तो माइनिंग जो फर्म्स हैं, वो सिर्फ़ ये देखते हैं कि कहाँ किस कंट्री में उनको 4 सेंट की वो बिजली मिल जाए, क्योंकि इक्विपमेंट तो कहीं भी लगा दें, सिर्फ़ उसको
एक उसकी वेंटिलेशन का इश्यू होता है, जहाँ पर उसको टेम्परेचर उसका 10-12 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाए, ताकि वो मशीन की लाइफ बढ़ सके और वो परफॉर्म सही कर सके। जी। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस तरह जी, 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 जी। तो इस तरह के जो रिन्यूएबल जो आपके जो आपके जो पैरामीटर्स है, जिसमें सोलर है, हाइड्रो वगैरह है, बाकी जो है, अगर तो ये 24 घंटे मुतवातिर बिजली दे रहे होते, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, फिर हमें किसी और उस पे जाके हमें पावर जनरेटर में उस पे जाने की ज़रूरत नहीं। जी। मोहम्मद हारून साहब ये बताइए कि चलें ये अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि इस तरह की चीज़ों में इनिशिएटिव लेना और इसे कानूनी तौर पे जो है लागू करना। लेकिन ये बताइए क्या इससे पाकिस्तान की माशी मुश्किलात जो है उन्हें कम होने में मदद मिलेगी और नौजवान जो है उनके लिए वाक़ई ये मौका होगा और अच्छा तजुर्बा साबित होगा या फिर नुकसान हो सकता है? देखिए, वैसे भी इस वक़्त वैसे जो रियासत का जो एक एक ज़िम्मेदारी, वो तो ये है कि यहाँ पे जॉब प्रोवाइड करना, मौक़े देना, लेकिन बाकी इंडस्ट्री का इतना बुरा हाल है, अगर आप देखें रियल एस्टेट हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हमारा जो हो गया कंसर्न, बहुत ज़्यादा इस वक़्त प्रॉब्लम का शिकार है, तो ज़ाहिर-सी बात है, हर एक ने अब पैसे तो कमाने हैं, घर तो चलाना जी। है उसने अपना। तो इसमें ये देखा गया कि जो इंटरनेट ऑफ मनी कहलाता है, जिसमें क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन वगैरह शामिल है, इस पे लोगों ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की और बहुत ज़्यादा पैसे भी बनाए। और दूसरा एक और बात भी है कि हर 4 साल, 5 साल बाद एक क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एक बुल रन आता है, यानी कि एक एक समझ लें कि एक आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल जाती है पैसे बनाने की। तो इस वक़्त भी आने वाला जो वक़्त है, अगले 6 से 8 महीने के, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी की, अगर हिस्ट्री के हिसाब से देखा जाए। तो जी। मेरे ख़्याल से तो अगर मईशत की बात की जाए, $300 बिलियन का एक सर्कुलेशन में इस वक़्त जो पैसा है यूएसडीटी की फॉर्म में, वो यहाँ पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी में जब पूरे साल में वो घूम रहा है, तो इसका मतलब ये देख लें कि लोग इसको कितना ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, कितना ज़्यादा लोग उससे घर बैठ के पैसे कमाना चाहते हैं। ना तो उसके लिए आपको कोई फैक्ट्री लगानी, ना आपको कोई इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको कोई एम्प्लॉयी रखने होते हैं। आप खुद घर बैठ के, जो ख़वातीन हैं या जो भी है, अगर वो भी अगर सीख लेती हैं, तो वो भी घर बैठ के पैसे कमा सकती हैं। जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद हारून साहब हमारे साथ थे क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट जो हमें बताए थे क्रिप्टो माइनिंग क्या होती है और इस पे किस तरह जो हुकूमत काम कर रही है और किस तरह नौजवानों के लिए मौके पैदा किए जा रहे हैं रोज़गार के। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।